अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, सपहर बखैर, खुशामदीद, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। आज 26वां रोज़ा है और 27वीं शब है। 27वीं शब यूजुअली लोग लैलतुल क़द्र के तौर पर खुसूसी एहतमाम करते हैं। मसाजिद में आपको पता है आज से फिर क़यामुल लैल जो 3 दिन की बहुत ही तवील एक इबादत का सिलसिला होता है उसका भी आगाज़ हो जाता है। मसाजिद की, बाज़ारों की, इबादतगाहों की अलग ही रौनकें होती हैं। और आज की शाम की एक और ख़ास बात और अहम बात यह है कि आज वही शब है जब हमारा प्यारा पाकिस्तान, ये मुल्क, ये वतन अजीज़ मारिज़ वजूद में आया था। कैन यू बिलीव, मतलब ये एक डिटेल जो है हम स्कूलों में भी पढ़ लेते हैं और फिर थोड़ी सी याद कुछ देर तक रहती है, फिर भूल जाती हैं ये बातें, बट इट्स अ गुड रिमाइंडर दैट यू गेव अस। तो लिहाजा सारी जहां आपकी दुआएं होंगी आपके अपने लिए, आपके प्यारों के लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, दोस्तों के लिए, वहाँ मुल्क के लिए। मैं तो कहती हूँ स्टार्ट ही मुल्क से करें, क्योंकि मुल्क में अगर अमन नहीं होगा और मुल्क एक अच्छे हालात में नहीं होगा तो फिर हमारे हालात भी कुछ खास हो नहीं सकते। और आज की शब को अगर यौम आज़ादी के तौर पर हम मनाएं तो आज के हालात भी हमें बड़ा ही परेशान कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो अमन व अमान की सूरत हाल है और जिस तरह हमारे शहरी भी इसमें निशाना बन रहे हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसमें निशाना बन रही हैं, हमारे पुलिस वाले, हमारे एफसी वाले, हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान इसमें शहीद हो रहे हैं, वो बड़ी कंसर्निंग है। सो अल्लाह करे कि मुल्क में अमन वापस आए, आमीन, आमीन। और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो और जो जो इसके लिए कुर्बानी दे रहा है उसको तो सर्टनली खराज तहसीन, लेकिन एट द सेम टाइम बास चीज़ें जो कंसर्निंग है आम शहरियों के लिए, जैसा कि आजकल जिस तरह से पीका कवानीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम सभी परेशान हैं कि कल को किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मेरा ख्याल है आज पूरा शो हम एक दुआओं की लिस्ट में ना डाल दें, एक मुल्क के लिए भी और अपने पीका भी बीच में डाल दिए। ऑफ कोर्स कंसर्न तो है और हम तो आज के हवाले से ये बातें कर रहे हैं, बट ये कुछ दुआएं होती हैं वो हमेशा रहनी चाहिए साथ, जिसमें आपने ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें ऐड कर दी मुल्क के हवाले से, बट वी हैव बीन गोइंग through a lot of those things for quite a while now. तो लिहाजा जश्न आज़ादी मुबारक के साथ साथ हम अपने कुछ दीगर मसाइल पे आएंगे। जैसे कि आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। भाई कराची में बाय द वे ट्रैफिक हादसात को अब एक मामूल का वाक़या नहीं समझा जा रहा। ट्रैफिक हादसात पर शहरियों के जज्बात में हर गुजरते दिन के साथ साथ शिद्दत आ रही है और लोग जो है वो सड़कों पर खुद ही अदालतें लगाने लगे हैं। कराची में कारसाज के मकाम पर कार की टक्कर से कल मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए और मौके पर मौजूद शहरियों ने कार ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। अब आप जो कराची में नहीं रहते या इवन इफ़ यू लिव इन कराची तो आप यू विल हैव लॉस्ट ट्रैक कि हम ये कल वाली बात तो नहीं हो रही जब वाटर टैंकर के साथ एक और कपल था अपने मोटर बाइक पे था, ये वो वाली बात नहीं है, ये एक नई बात है, ये नई बात है। तो ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस इस किस्म की खबरें और ये जानलेवा साबित हो रहे हैं हादसात। ये नहीं है खराशें, जख्मी होने की फहरिस्त एक अलग है, वो भी हो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने 17 साल ड्राइवर लड़के अनीक को मुश्तइल अफराद से छुड़ाकर थाने मुंतकिल किया। नौजवान रेस लगा रहा था जिसके साथ 3 दोस्त भी सवार थे। पुलिस के मुताबिक इसका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, इसका तो अभी शनाख्ती कार्ड नहीं बना। 17 साल के ना शनाख्ती कार्ड तो वैसे कार की रफ्तार कितनी थी? 120 किलोमीटर फी घंटा, जो महफूज हद से कहीं ज्यादा है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वाले मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। ऐसा होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। देखिए दोनों साइडों से फिर चल रही है। ऑफ कोर्स आई मीन यू कैन नॉट फॉरगिव जो 17 साल का बच्चा अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ रेसें लगा रहा है सड़कों पे, तो दैट्स वन थिंग। लेकिन जब आप मोटर बाइक पे होते हैं, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ होती है और कभी कभार तो चलेंगे मियाँ बीवी थे, 5 बच्चे भी साथ लेके बैठे होते हैं, 2-3 लोग तो हेलमेट पहने, अब 2 ही जा रहे हैं मियाँ और बीवी, तो हेलमेट तो पहने। आपको खुद सड़क पे इतने एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट में खुद डर नहीं लग रहा, खुद दिल नहीं चाहता कि कोई चीज हो जो हमें प्रोटेक्शन दे, तो वो हेलमेट ही है ना। तो मेरा ख्याल है मस्ट कर दें दुनिया इस बात को एक्सेप्ट करके हजम करके आगे बढ़ गई है। पैसेंजर वाली हेलमेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो राइडर है वो तो पहने ही, लेकिन जो पीछे बैठा हुआ है, चाहे वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, कोई भी है, अब तो मेरा ख्याल है चालानों का सिलसिला वहां पे शुरू होना चाहिए कि जो सवारी आपके साथ मोटरसाइकिल पे सवार है, ही और शी शुड आल्सो वेयर अ हेलमेट एंड दे शुड रिफ्यूज इफ यू डोंट प्रोवाइड देम विद अ हेलमेट। अगर आप खुद कह रहे हैं कि आके बैठ जाएं या फिर आपकी फैमिली है, रिफ्यूज टू सिट इफ यू डोंट हैव अ हेलमेट।
तो ये तो एक सेफ्टी गियर है ना अपने, और कोई आपके लिए सोचेगा नहीं, आपको अपने लिए खुद सोचना होगा। तो लिहाजा प्लीज़, अगर आपका बहुत आना जाना है, आपके पास मोटर बाइक भी नहीं है लेकिन आप दोस्तों के साथ किसी के साथ काफ़ी मोटर बाइक पे ट्रैवल करते हैं, तो एक इन्वेस्ट कर ले अपनी हेलमेट में, ताकि किसी को मसला भी ना हो। जब आपने बैठना है तो यू कम विद योर ओन हेलमेट। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। कराची में ट्रैफिक हादसात की जिम्मेदारी ज़ाहिर है सभी पर आयद होती है। गाड़ियों को आग लगाने का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। सियासी जमातें और बाज़ रहनुमा भी अब इसमें शामिल हो गए हैं, आवाज़ उठाते हैं। गवर्नर सिंध कामरान चसोरी ट्रैफिक हादसात के खिलाफ आवाज़ उठाने में सबसे आगे हैं। कल भी बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आए, यहाँ तक कह दिया कि ऐसी गवर्नरी का क्या फ़ायदा जहाँ रोज़ाना लोग और शीरखार बच्चे टैंकरों और डंपरों के नीचे कुचले जा रहे हों। उनका दावा है कि उन्हें इख्तियार मिल जाए तो ट्रैफिक हादसात रुक सकते हैं। अगर इस शहर के ट्रैफिक को मैंने कहा मेरे कंट्रोल में दे दें, एक हफ्ते के लिए दे दें, उसके बाद अगर कोई डंपर टैंकर और हादसात में हो उसकी जिम्मेदारी मैं कबूल करता। हम कब तक इस शहर की जनाजे कंधों पर उठाएं और इस शहर की बदनामी अपने जुम्मे लें? न इख्तियार है, न वसाइल है। मैं आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं, वो इसका आज खुद नोटिस लें, आए कराची रजिस्ट्री में बैठे और सिर्फ एक केस लगे, और वो लगे डंपर टैंकर और हैवी ट्रैफिक से जो लोग कुचले जा रहे हैं, उनकी वजूहात क्या है, उन पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका बड़ा फैसला सुना के जाए। तो ये भी आपने सुन लिया और समझ तो आपको आ गई होगी कि कराची में ट्रैफिक हादसात जो हैं वो अब एक संजीदा मामला बनते जा रहे हैं, और इससे पहले कि ट्रैफिक हादसात अमन व अमान के लिए ख़तरा बन जाए, माजी में कराची ये सब कुछ देख चुका है, और हादसात की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत, शहरी इंतज़ामिया और दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको फौरी तौर पर कोई इकदाम उठाना पड़ेगा, और जो सिटीजन्स हैं, जो कराची के शहरी हैं, उनको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। स्पेशली आप प्लीज़ हेलमेट पहने, हेलमेट भी पहने, और जब आपको टैंकर शैंकर इस किस्म की चीज़ें सामने नज़र आ जाती हैं ना, मतलब आई एम सॉरी बट आई हैव सीन सम मोटरसाइकिल ड्राइवर्स जो खुद भी बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको एक पतली सी जगह मिल गई है और वो निकल जाएंगे। मैं तो कहती हूँ टैंकर देख लिया, हट जाओ साइड से, बिल्कुल साइड पे हो जाओ, दूर हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। आप उसमें घुसने की कोशिश ना करें, चाहे आप गाड़ी में सवार हैं, चाहे आप मोटरसाइकिल में सवार हैं। और पता नहीं, वैसे बड़े बहादुर हैं आप लोग जो उनमें घुसने की कोशिश करते हैं, उनके साइडों से निकलते हैं, उनके लिटरली 1 फुट 2 फुट के फासलों से कट मारते हैं। I don't remember since the time I've been driving, जब भी मुझे इस तरह की कोई चीज नजर आती है हैवी ट्रैफिक, आप वैसे ही सहम जाते हैं। हम तो गाड़ी में भी होते हैं तो इधर-उधर हो जाते हैं। अपने आप को महफूज हमने खुद करना है। अच्छा जी, तारिक मोइन सिद्दीकी हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची हैं। तारिक, हमने इतनी बड़ी पूरी एक स्टोरी सुना दी, लोगों को एहतियाती तदाबीर भी बता दी क्या करना है, लेकिन क्या हुकूमती सतह पे भी कुछ हो रहा है? ये खासतौर पे ये टैंकर्स और ये इनसे जो हादसात हो रहे हैं। देखिए, टैंकर्स पे अभी पिछले दिनों भी जब बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे मीडिया ने आवाज़ उठाई इसके ऊपर कि हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर में दाखिले पर उसकी पाबंदी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर अमल दरामद तो हुआ, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये वाटर टैंकर्स जो हैं इस वक्त हादसात में सबसे ज़्यादा इनका वो नज़र आता है कि इनसे कंट्रीब्यूशन इनका ज़्यादा है। तो ये वाटर टैंकर जो हैं इनकी टाइमिंग्स वो अभी तक कोई नहीं कर पा रहे, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़ ये वाटर टैंकर जो हैं वो अगर मेन सड़कों के ऊपर आ रहा है तो उसके अपनी भी हम देखते हैं कि उसकी रेस स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, पानी से भरा हुआ टैंकर, और उसके साथ उसकी चलने की रफ्तार वो बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ ड्राइवर क्योंकि वो ऊंचाई पे बैठा होता है, अगर साइड से मोटरसाइकिल सवार भी जो हैं वो भी हम देखते हैं कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, हेलमेट भी नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि वो बाज़ कवानीन को बिल्कुल नज़रअंदाज करके मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं। उसमें तो एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने की ज़रूरत है जिसमें उनको ये बिल्कुल आगाही मुहिम दी जाए कि मोटरसाइकिल सवार को किस लाइन में रहना है, और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करानी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? जो इदारे हैं वो कराएंगे डेफिनेटली। रोड की लाइनिंग होनी चाहिए, और ये टैंकर्स हैं ये फास्ट ट्रैक में भी नहीं जाने चाहिए इनको, कि बहुत फास्ट ट्रैक में भी जा रहे होते हैं, हम देखते हैं कभी मिड में भी आ जाते हैं, बाज़ औक़ात तो हम देखते हैं कि बाकायदा चेजिंग भी कर रहे होते हैं इस तरह से। हम आपसे जानेंगे कि आजकल हादसात की वजह क्या है, क्योंकि रात में रमज़ान में लोगों का रूटीन भी बदल जाता है ना। सहरी तक आपको पता है हमने कहीं लाइव जाना था, लेकिन थोड़ी देर में अपडेट करेंगे।
क्या आजकल इसलिए भी ज्यादा हादसा हो रहे हैं क्योंकि यूजुअली नॉर्मली हालात में 11 बजे 10 बजे के बाद ट्रैफिक बहुत कम हो जाता है सड़कों से, और फिर ये हैवी ट्रैफिक चलता है और मामलात आगे बढ़ते हैं। आजकल चूंकि सहरी के वक्त ही, रमजान की वजह से सहरी के वक्त ही सड़कों पे आम शहरियों का इतना ज्यादा रश है, मे भी इसलिए ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। एक और भी हादसा हुआ, उसमें ये पता चला कि जो ड्राइवर्स हैं, टैंकर ड्राइवर्स, इनकी शिफ्ट 24 घंटे की शिफ्ट होती है। अच्छा, ये जो इनकी शिफ्टिंग का मसला है, इसमें यह है कि 24 घंटे भी अपनी डिलीवरी जो है पानी की वो कर रहे होते हैं और एक ही ड्राइवर ये काम कर रहा होता है, और उसके बाद 24 घंटे आराम है और 24 घंटे काम है। उसके बाद उसके साथ ही ये है कि एक ये फिक्र भी होती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा टैंकर पहुंचाने हैं, उसका कमीशन और वो जो चीजें हैं उसका अमाउंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। ये सारे टैंकर्स जो हैं, ये अगर हम देखें तो 6 से 7 हज़ार टैंकर्स कराची में तो कहता है ये सारे हमारे साथ रजिस्टर्ड है। नहीं, सारे रजिस्टर्ड नहीं है। वाटर बोर्ड के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 3,3500 और 3800 के दरमियान जो है वो वाटर टैंकर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो उसके अलावा एक बड़ी तादाद जो है रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ये लीगल भी ना हुए, रजिस्टर्ड ना हुए, ये कहीं ना कहीं ये इसमें ऐसा है कि ये शहर में रजिस्टर्ड नहीं है तो शहर से बाहर किसी और सूबे में भी रजिस्टर्ड है। इस तरह भी के वाक़यात जो हैं हमने देखे हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सामने आए हैं। तो ये अब मसला ये है कि यहाँ पर जब ये एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर पुलिस मुकदमा क्या दायर करती है। उसमें अगर पुलिस मुकदमा ये दायर कर देती है, टैंकर ने मारा है, अगर उसकी गलती भी है तो कत्ले ख़ता जो है, अगर 320 जिसे कहते हैं शेख, उसके तहत आप कत्ले ख़ता का मुकदमा डाल देते हैं। कत्ले ख़ता में तो वो तो काबिल ज़मानत जुर्म है। अगर आप कत्ले बिल सबब, उसकी लापरवाही भी है, उसकी केयरलेस है और उसके साथ साथ उसका एक जुर्म भी है, वो उसमें आपको 322 की दफ़ा डालनी चाहिए, जो काबिल ज़मानत भी नहीं है, नाकाबिल ज़मानत है, और उसके साथ उसमें दियत का कानून भी लगता है। ये डिटरमिन किए बगैर ज़ाहिर कोई इंक्वायरी होगी, कोई CCTV होगी, कोई एनालाइज किया जाएगा वीडियो को, जो वक़ुआ को, शवाहिद को, तभी हम ये डिटरमिन करेंगे ना कि ये खता है या खता नहीं है जी। लेकिन पुलिस मुकदमे का इंदराज ही कत्ले खता से करती है। वो स्टार्ट ही पहले उस पे चले जाते हैं कि सबसे पहले वो नहीं मिलेगा मरने वाले। उसमें इन्फ्लुएंस भी है और बहुत सारे दीगर अवामिल भी हैं जिसमें पुलिस ये काम पहले कर जाती है। हालांकि इसके अंदर हम देखते हैं कि आपको अगर आप उसमें 322 लगा देते हैं तो वो किसी हद तक ये है कि और उसके साथ ही उसकी जो कस्टडी है, खासतौर पे टैंकर या जो भी व्हीकल है, उसको भी आप बिल्कुल सील कर देना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि उसे भी बाद में छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही फैटल एक्सीडेंट का एक कानून है। लोगों को, शहरियों को ये नहीं पता कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो अगर ये जो आप नॉर्मल एक कत्ले ख़ता और कत्ले सबब का कानून है, इसके अलावा भी अगर शहरी ख़ुद कानून के तहत कोई अपनी रजिस्टर्ड करना चाहे तो फैटल एक्सीडेंट एक्ट है 1855 का, उसके तहत आप अपना मुकदमा दर्ज कराएं और उसमें फिर आप जो जिम्मेदारान हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और उसमें यह हो सकता है कि जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जो जान से गुजर गए हैं, उनकी जितनी उम्र बाकी है 70 साल तक, अगर वो 20 साल का है तो उसे 50 साल तक के वो सारे बेनिफिट्स अदा करने होंगे हर जाने के तौर पे। उसमें चाहे वो जितना कमाता था, जो उसका डेली अखराजात थे, जो अपनी फैमिली को वो सपोर्ट करता था, अगर मर्द है उस फैमिली का तो उसको वो अखराजात मिलेंगे। खातून है अगर घरेलू उमूर भी है तो उनके जो अखराजात थे वो जितने भी होते थे वो तमाम, जो उम्र मुकर्रर की गई है चाहे 70 साल है या 60 साल है, वो तमाम अगर जब जिस उम्र से उनका हादसा हुआ और वफात पा गई है उससे वो आगे तक की वो तमाम अखराजात हर जाने के तौर पे उस कानून के तहत अदा किए जाएंगे, कॉम्पनसेशन के तौर पे। ये सारी बातें तारिक जो आपने बताई है ना, ये सॉरी लेकिन लगता है कि बहुत ही कोई डेवलप्ड सोसाइटी, कोई यूटोपियन ही सीन मुझे लग रहा है कि जहाँ हर चीज़ परफेक्ट हो और ये भी है उसके अंदर आप डलवा सकते हैं। हमें तो अब आज पता चल रहा है आपसे कि ये भी एक लॉ है, इसके तहत भी आप कर सकते हैं। आप ज़रा ये बताएं फॉर आवर व्यूअर्स कि जब FIR करती है इस किस्म के एक्सीडेंट्स की, क्या खुद भी कोई दफा डलवा सकते हैं या फिर जो बैठा हुआ FIR काटने के लिए ऑफिसर वो ही अपनी मर्जी से डालेगा? देखिए, उसमें यह है कि पूरे हालात का जायज़ा लिया जाता है, वक़ुआ देखा जाता है, उसके साथ ही ये देखा जाता है कि वाक़या किस तरह पेश आया। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का बाकायदा एक तरह से हम कहते हैं उसकी तहकीक की जाती है किस तरह से हुआ, लेकिन वो फैमिली के ऊपर भी है। अगर वो समझते हैं कि ये हादसा इस तरह से हुआ है और उसमें उन्हें बाकायदा हिट किया गया है या इस तरह से हुआ है उनको नॉलेज भी है, बिल्कुल हाँ, अगर लॉ की उनको नॉलेज भी है तो फिर उनकी मर्जी से भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। लेकिन अक्सर होता ऐसा है कि लोग इस तरह से जाने से गुरेज करते हैं और वो अवॉइड कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा उलझने से चले आ गए ज़रूरी ज़ाहिर चीज़ों में कि पानी चाहिए होता है, पानी की शॉर्टेज है इस शहर में और वाटर टैंकर्स के ज़रिए ही पानी सप्लाई होता है। हमने ऑयल टैंकर्स भी दिन के औकात में मूव होते हुए देखे हैं, बहुत बड़े नहीं लेकिन मीडियम साइज़।
तो क्या वो भी एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं? देखिए, एसेंशियल सर्विसेज में अगर ये खाने पकाने से मुताल्लिक तेल है तो उसके छोटे कंटेनर्स जो हैं उनको तो नहीं, मतलब 3000 गैलन का नहीं, इतना बड़ा वो अलाउ नहीं है, क्योंकि 12 उसके लिए पेट्रोल वाले क्योंकि वो हैवी ट्रैफिक के अंदर आ जाता है। पेट्रोल वाला भी उसके लिए बिल्कुल टाइमिंग वही है, और वो इस तरह से हाँ कोई इमरजेंसी है वो उस सूरत के अंदर तो आप स्पेशल परमिशन के साथ जा सकते हैं। पुलिस एहलकार हमें इन लोगों के खिलाफ जो अदर देन देयर टाइमिंग घूम रहे होते हैं, कोई एक्शंस होते हैं? पुलिस चूंकि आजकल इतना मतलब इशू उठा हुआ है, पुलिस कोई फहरिस्त जारी कर रही है ट्रैफिक पुलिस के आज हमने इतने टैंकर और इतने जो हैवी ट्रेलर्स थे या ट्रॉलर्स थे या डंपर्स थे उनको चालान किया और वो कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और अपने औकात कार से पहले सड़कों पे नजर आए, या कोई डेटा है ही नहीं? डेटा कुछ जुर्माने के वो कुछ पेपर्स तो जारी करते हैं, बाकायदा न्यूज़ के अंदर भी जारी करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर कोई आ भी जाता है तो हम उसे उस तरह से एक्शन लेते हुए पुलिस को देखते नहीं है जिस तरह से नज़र आना चाहिए, और उसके ऊपर भारी जुर्माने आयद किए जाने। मेरे ख्याल में इसमें कवानीन के अंदर तरमीम की भी ज़रूरत है कि ऐसे कानून बनाए जाएं और उसमें तरमीम की जाए कि जिसके अंदर हैवी फाइन्स होने चाहिए इस तरह के, उसके ऊपर साथ साथ हाँ ठीक है मोटरसाइकिल जो सवार हैं उनके लिए भी आप कवानीन को सख्त करें और उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करें ताकि अंडरएज ड्राइविंग आपने अभी एक बता दी, हेलमेट्स वगैरह तो पहनी नहीं हुई, वो भी मतलब ये सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, सिर्फ टैंकरों पे जोर ना हो, सारों पे ही जोर हो। जी हाँ, ट्रैफिक कवानीन की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो क्योंकि मोटरसाइकिल सवार जो है क्योंकि आपके पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है, ये एक बड़ा, अब हम किस तरह जाएं, किस तरह कहें कि ये गवर्नेंस के मामला आते हैं कि यहाँ पे आपके पास ट्रैफिक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसकी यहाँ मौजूदगी बहुत कम है, तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो लोग बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलें, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यूज़ नहीं करेंगे, तो उनके पास जब एक अच्छी फैसिलिटी होगी ट्रांसपोर्ट की तो वो अवेल करेंगे, फैमिली के साथ उसमें जाएंगे, अच्छी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब एक दफ़ा फिर बता दें कि टैंकर्स और ये जो ट्रॉलर्स हैं सारी 14 व्हीलर्स 18 व्हीलर्स, इनके क्या औकात हैं क्या कराची में, ताकि एक दफ़ा क्लियर हो जाए, बिकॉज़ अब तो हम हर जगह देख रहे होते हैं, हर टाइम पे देख रहे होते हैं। देखिए, पहले इन्होंने 11 से सुबह 6 बजे तक की वो पाबंदी आयद की थी, फिर 10 से 6 बजे सुबह तक की थी, लेकिन बाद में उसे तब्दील किया गया और फिर ये 10 पे ले आए, उससे पहले 11 बजे तक से और आगे सुबह 6 बजे तक, हाँ सुबह 6 बजे तक, जी हाँ अलाउड था, लेकिन दिन के अंदर अलाउ नहीं था। अगर हम इस 10 बजे से पहले कहीं कोई हैवी ट्रेलर ट्रैफिक कोई जाते हुए देखें तो हम 15 पे शिकायत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसके साथ ही आप जो आपके पास वसाइल हैं जिस तरह भी उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। ये जो आप बता रहे हैं 10 से 6 वाला, वाटर टैंकर्स नहीं है, ये वाटर टैंकर्स तो पूरा दिन हो सकते हैं। वाटर टैंकर्स पे भी किसी हद तक उन्होंने क्योंकि बीच में बातचीत और मुशावरत के साथ ये फैसला किया था कि वाटर टैंकर्स की भी जब ज़रूरत हो उस टाइम निकालें आप, और उसके अलावा ना निकालें, क्योंकि हाइड्रेंट्स का ये क्लियर है कि हाइड्रेंट 24 घंटे तो नहीं चलेंगे, हाइड्रेंट्स की टाइमिंग गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई है, उसके मुताबिक पानी दिया जाता है और उसके मुताबिक आगे उसकी तरसील की जाती है। और वो क्या टाइमिंग है? मुख्तलिफ टाइमिंग्स दी हैं, क्योंकि वाटर टैंकर तो हर टाइम पे हमें नजर आता है, और एक्चुअली वही एसेंशियल सर्विसेज वाली बात हो गई कि जब नजर आता है तो लगता है कि जरूरत ही होगी, मतलब एसेंशियल ही होगा, किसी ने कहा रोका। और जाहिर है पानी के मसाइल भी इतने होते हैं कि जरूरत होती है। बिल्कुल, हर चीज से जुड़ा हुआ एक मसला है, और वो फिर बात वहीं आ जाती है कि हमें हर चीज के अंदर मजीद जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है कि पानी की सप्लाई जो है शहर में नहीं है तो लोग पानी कहाँ से हासिल करें। इस सारी बात का निचोड़ ये निकला है कि जिनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और बहुत ही अफसोसनाक बात है, लेकिन आपको अपने आप को थोड़ी देर के लिए खुद ही बचाना होगा, और कोई मदद को नहीं आ रहा, इन द सेंस कि अगर आप मोटर बाइक वगैरह पे हैं जो ज़्यादातर उन्हीं के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, स्टे अवे। तो आप जरा आधा किलोमीटर दूर भी तो चल सकते हैं, 500 मीटर दूर भी तो चल सकते हैं। और आप देख रहे हैं सामने कोई वाटर टैंकर, ट्रेलर टाइप इस किस्म की चीजें हैं, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये सारी बातें आ जानी चाहिए, इन द सेंस कि आजकल कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मुझे दूर रहना चाहिए। तो you have to work, you know, like that. में इश्तिहाल भी बढ़ रहा है लोगों का, और बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, हम यहाँ उसकी कोई तौजीह नहीं हो सकती और उसको बिल्कुल नहीं रिपोर्ट किया जा सकता। सर्टनली कानून हाथ में आप ना लें, आप खुद ही अल्टीमेटली उसमें भी एक जो ज़िंदगी में मसला आया उसमें भी, और फिर दूसरा इसमें फंस सकते हैं। सो बहुत शुक्रिया आपका तारिक मंसूर देखने, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अभी एक और ब्रेकिंग है, सुनिए जी। मुस्तफ़ा के मुताल्लिक मुल्ज़िम अरमगान के हवाले से तहकीकात जारी हैं, पता नहीं वो
कत्ल केस पे तो क्या पेशरफ्त हो रही है नहीं हो रही है। कायमा कमेटी बराए दाखिला की ऑल्दो ज़िली कमेटी ने दूसरे इजलास में पुलिस और FIA समेत मुतल्लिका इदारों के अफसरान की कमेटी को केस पर ब्रीफिंग दी है। जियो न्यूज़ को ज़राए ने बताया है कि अरमगान के मुख्तलिफ बैंक्स के 40 अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इट मेक्स यू वंडर ना, ये 40 अकाउंट पे अकाउंट खुले चले जा रहे हैं, पैसे जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मतलब देयर इज अ लॉट मोर टू इट एज वेल। वही आपने अब्दुल्ला बात सही की, वो कत्ल वाला मामला तो जरा पीछे रह गया क्योंकि और इतनी चीजें निकल गई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, 20 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब ये तो वन ऑफ द बिगेस्ट केसेस ही इसको आप बना सकते हैं इन रीसेंट टाइम्स। देखिए अब्दुल्ला हुमा, ये बिल्कुल ये वाक़या सामने आया है मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम अरमगान से। जब जिस तरह तफ्तीश जारी है, इसी तरह से एक कायमा कमेटी की जानिब जो सब कमेटी है, उन्होंने इस हवाले 26 तारीख को पुलिस हेड ऑफिस में इसका एक इजलास हुआ था। ये हम आपको इजलास की अंदरूनी कहानी आपसे शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर लॉ इन्फोर्सर्स की जानिब से कायमा कमेटी के अरकान को ये प्रेजेंटेशन दी गई। उसके अंदर वाज़ेह तौर पर बताया गया कि तकरीबन 40 अकाउंट इसके हाईलाइट हुए हैं, जिससे 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। अकाउंट जिन बैंक के अकाउंट्स थे, उनके मैनेजर्स को भी अब शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया गया है। 2 सिक्योरिटी कंपनीज और एक बॉक्सर एसोसिएशन के सिक्योरिटी गार्ड्स इसको फराहम किए जाते थे अरमगान को। इसके अलावा जो इसके पास एक गाड़ियां मिली हैं, वो तो पहले कॉन्फिस्केट की जा चुकी थी। इंटरपोल के जरिए बैरून मुल्क से अरमगान से मिलने के लिए आने वाले अफराद से भी तहकीकात के लिए राब्ते कर लिए हैं। अब ये चेक किया जा रहा है, इसके पास कुछ जो गैर मुल्की भी आते थे, जिन पे कुछ इल्जामात आयद हुए हैं कि वो जो जिसे हम डब्बा का काम कहते हैं, इलीगल कॉल सेंटर, साथ ही साथ जो नेटवर्क उसका मर्चेंट अकाउंट से चल रहा था, उसे कुछ लोगों ने यहाँ पे विजिट किया था, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अब राब्ता किया गया है इंटरपोल से, ताकि उनको भी गिरफ्तार किया जा सके और उनको शामिल तफ्तीश किया जा सके। इसके अलावा अरमगान के घर से बड़ी तादाद में बरामद होने वाले असलहे, मोबाइल फोन और लैपटॉप को फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। ताहम उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन बड़ी तादाद में बड़ा असलहा उसके पास से मिला है, जिसकी विजुअल्स भी मंजर आम पर आ चुके हैं और जो उसके वालिद ने भी कुछ असलहा उसको खरीद के दिया था। इस तमाम तर असलहे को फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है, जिसका ताहाल कोई लाइसेंस सामने नहीं आया है, जिससे ये चीज वाज़ेह हो गई है कि ये जो वेपन है सारा का सारा इल्लीगल है। पुलिस जो है वो इस बारे में कुछ बताती है कि मतलब 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, 40 से ज्यादा इस लड़के के बैंक अकाउंट्स हैं और इसका लाइफस्टाइल अलग है, गैर दूसरी बात ये है, अगर कत्ल ना हुआ होता तो ये सब कुछ छुपा रहता। ये तो उस कत्ल की वजह से सामने आई है बात। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि एक कत्ल की वारदात जो ही उसको थोड़ा सा बैकलुक किया गया है, तो इसके पीछे से एक बहुत बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। एक जुर्म नहीं बल्कि एक माफिया बेस्ड जराइम जो है वो सामने आए हैं, जिसके अंदर प्रॉपर नेटवर्किंग इन्वॉल्व है, जिसमें हवाला हुंडी का भी एक जानिब हवाला हुंडी नजर आई है इसके अंदर, दूसरी जानिब इलीगल कॉल सेंटर का ऑपरेशन, जिसे डब्बा का ऑपरेशन कहते हैं, वो नजर आया है। साथ ही साथ ड्रग स्कैंडल्स भी इसके अंदर नजर आए हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि तभी इसके अंदर मुख्तलिफ एजेंसीज अब प्रॉपरली एंटर हो चुकी हैं और अब तफसीली तौर पे इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो ये भी चीज सामने आई है अब तक की तफ्तीश से कि ये एक इंटरनेशनल लेवल पे एक गैंग है, एक कार्टेल है जो ऑपरेट कर रहा था। इसीलिए अब इंटरपोल को भी इसके अंदर स्टेप इन कराया जा रहा है, उनसे राब्ता किया जा रहा है ताकि आगे तक उन लोगों तक रसाई की जा सके। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक 29 साल का लड़का एक अपने घर में बैठ के, कराची के इलाके में एक अपने घर में बैठ के इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था, जिसपे ये देख के अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बादशाह बनने जा रहा था। Absolutely, बहुत शुक्रिया आपका निशान, दिस इज रियली अलार्मिंग। और आई एम श्योर अभी तो ये सरफेस पे आया है मामला, शायद ऐसे और भी हों, और सर्टनली डब्बे तो चलते हैं कराची में, बाज़ गलियां, बाज़ इलाके ऐसे मशहूर हैं जहां बंगलों में ये इलीगल कॉल सेंटर्स का काम जारी हो। और जितनी डिटेल्स अरमगान की सामने आ रही हैं, एक सिनिस्टर किस्म की कोई आजकल सीरीज आपको पता है ना निकलती हैं, बड़ी क्राइम सीरीज, वो उसकी कहानी लग रही है कि किस किस चीज़ में मुलव्विस था। और उम्र भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ही इज़ अ यंग गाय जो कि ड्रग्स से लेके मतलब यू नेम इट, कॉल सेंटर, कत्ल, और ये एक कत्ल है जो सामने आया है। वी डोंट इवन नो कि पीछे क्या क्या हो रहा है। वो एडोलेसेंस की हम बात कर रहे थे ना, नज़र रखें कि जो आपके बच्चों की दोस्तियां हैं ये किन लोगों से हैं। मतलब ऐसे लोग जिनके पास एकदम से एब नॉर्मल किस्म की वेल्थ है और लाइफस्टाइल है,
उसमें यकीनन कोई ना कोई मसला मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है। हाँ ठीक है, अगर आप जानते हैं कि जी इसका वालिद भी राजा महाराजा था और ये मतलब जल्दी पुश्ती है तो इट मेक सेंस। अदरवाइज आपको कोई फैमिली बैकग्राउंड और हिस्ट्री नहीं पता और मतलब इस किस्म का लाइफस्टाइल जैसे अरमगान का था, द काइंड ऑफ कार्स एंड द वेपन्स एंड what not used to have, मतलब अब देख ही ले कि अगर अरमगान के जो दोस्त थे सारे, हम कहते हैं ना कि दोस्तों की फैमिलीज को भी आपको जानना चाहिए, तो दोस्तों की फैमिलीज अगर इसकी फैमिली को जानने शुरू करते, कोशिश ही करते, तो इसके बाप से ही ना पता चल जाता है कि ये कुछ ऑफ है, क्या है मामला। अरमगान के बाप को तो सारों ने देखा ही है, तो वहीं से पता चल जाता है कि भाई ये वो लोग नहीं है जिनसे हमारे बच्चों की दोस्तियां हो सकती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पेरेंटिंग को ज़रा ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, आपका वैसे इस पे क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप जरा हमें बता सकते हैं। कुछ चीज़ों से आई एग्री, कुछ चीज़ों से आई डोंट। अबाउट टू चेंज, और सिंध के स्कूलों में जो है वो कुछ चेंजेस हैं आने वाले हैं, और असातिज़ा को बताया जा रहा है कि उन्हें क्या क्या पहनना चाहिए। असातिज़ा को बताया जा रहा है, नॉट द स्टूडेंट्स, कि उनको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, और ये भी कि हमारी तहजीब और सकाफ़त क्या है, उनको दोबारा से री एजुकेट किया जा रहा है। महकमा तालीम सिंध ने स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से स्कूलों के असातिज़ा के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है, और इस नए कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक असातिज़ा ड्रेस को कुछ नई हिदायत दी गई हैं। मसलन मर्द टीचर्स जो है वो टी शर्ट और जीन्स पहनकर स्कूल ना आए। आई थिंक यस ना आए स्कूल। ड्रेस अप मतलब एक आप कॉलर शर्ट टाइप कुछ पहन लें। शोभा है आपका, आप मैं यहाँ पे टी शर्ट और जीन्स में आपको नजर आया हूँ। मतलब ये गाइडलाइंस मुझे जरा अजीब लग रहा है, लगता है कि स्टूडेंट्स को ऐसी गाइडलाइंस दी जाती हैं, तो अब ये टीचर को दी जा रही हैं। ओके, आदमियों के लिए, मर्द टीचर्स के लिए कि वो टी शर्ट जीन्स वगैरह ना पहने। खवातीन टीचर्स पर जोर दिया गया है कि वो ज्यादा मेकअप और जेवरात से गुरेज करें। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं टीचर्स ज़्यादा तो कम में क्या कौन तोल रहा है उधर, बट एनीवे तो जेवर भी ना पहने, और पता नहीं वैसे लगता है बहुत ही स्पेसिफिक ना पहने और रिवायती लिबास पहने। सो महकमा तालीम से हील्स ना पहने। वैसे तो हमारी टीचरें सारी हील्स पहनती थी, हाई नहीं पहनती थी। वैसे तो बेचारी टीचरों ने 8-8 घंटे खड़े होना होता है, इतनी हाई तो पहन भी नहीं सकती। इस किस्म की जब इंस्ट्रक्शंस आती है ना, व्हाट डज हाई हील मीन टू यू, आप एक्सप्लेन करें कि आपको हाई हील क्या लग रहा है। आपको हील ही बहुत नामुनासिब लग रही है तो वो हाई ही जरूरी नहीं है, हीलों में भी साइजेस होते हैं। नहीं, हाई हील कह रहे हैं, हाई हील इज हाई हील। अब्दुल्ला, इस पूरे मुल्क में कोई एक वाहिद टीचर होगी जो हाई हील पहन के गई होगी। आपको पता है कि हाई हील क्या होती है? कितना मुश्किल होता है उसको पहनना। इट्स नॉट, वो कोई औरत नहीं पहन सकती, वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है कि स्कूल में 8 घंटे की शिफ्ट में आप हाई हील पहनी हो। इसलिए मुझे इससे एतराज है, मुझे इस इंस्ट्रक्शन से एतराज पहन लेती थी। हाँ, वो एक जो आपको याद है ना, वो आपकी मेमोरी में ही है और इसीलिए शायद याद है क्योंकि वो हाई हील पहनती थी। महकमा तालीम ने कहा है कि ज़ाब्ता अखलाक असातिज़ा की तंजीमों, वकला और सिविल सोसाइटी की मुशावरत से बनाया गया है। इसमें असातिज़ा के लिए पाबंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं है और कुछ रहनुमा उसूल हैं जो वाज़े कर दिए गए हैं, वज़ा कर दिए गए हैं। सो आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड। ओके, नो आई डू अग्री कि टीचर्स को टी शर्ट जीन में टीचर स्टूडेंट ही लगेगा ना, फिर तो उसको कुछ थोड़ा सा फॉर्मल हो जाना चाहिए। आई एग्री देयर, नॉट विद द मेकअप दो। हाँ, अच्छा जी, एक और चीज़, आई थिंक वी शुड यू नो थिंक एंड टॉक बियॉन्ड कि खातून ने कितना मेकअप किया या क्या पहना हुआ है या व्हाटएवर, वरना कुछ और भी चीज़ें आ रही थी विच आई कुड हैव एडेड, लेकिन मेरा ख्याल है हम यहीं छोड़ देते हैं। पेशावर में एक दफ़ा फिर खिलौना बंदूकों और फायर क्रैकर पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद कर दी गई है। फैसला अमन अमान के पेश नज़र किया गया है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर के मुताबिक पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर दफ़ा 188 के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा ज़िलाई इंतज़ामिया ने ईद उल फितर पर खिलौना असलहा फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी फैसला किया है। ये वैसे आई एम हैप्पी अबाउट, मुझे टॉय गन्स वगैरह, और हम हमेशा ये कह रहे होते हैं ये टॉय गन्स वगैरह दे आर नॉट गुड। क्यों बच्चों को पहले ही सिखा रहे हैं? देखिए छोटू सा है, एक दूसरे के मुंह पे एम किया हुआ है, क्यूट लग रहे हैं वैसे। एनीवे जी, केपी में खिलौना असलहे पर पाबंदी जो है वो समाजी तनाजुर में अहमियत की हामिल है, जिसका मकसद असला कल्चर की हौसला शिकनी करना है और इंतज़ामिया की जानिब से ये एक, हम तो कहेंगे बहुत अच्छा कदम है। और अगर ये हुक्म पेशावर समेत दीगर शहरों में भी नाफिज किया जाए तो मुमकिन है कि बच्चों की नफ्सियात पर
जो है वो मुस्बत असर पड़ेगा और सूबे में असला कल्चर का रुझान कम करने में मदद मिलेगी इवेंचुअली इन डेकेड्स। अगर अभी शुरू करें इस किस्म की चीज 20 साल में जो बड़े होंगे, अगले 40 साल में जो बड़े होंगे वो शायद ये ना कह रहे हों कि असलहा रखना तो हमारे कल्चर का पार्ट। लेट अनदर लिटिल जनरेशन बच्चों की आए और उनको कोई डिजायर ही ना हो कि हमें कोई गन भी चाहिए, उन्होंने ना देखी हो इस टाइप की टॉल ऑर्डर है वैसे, तो फिर जाके बात खत्म होगी या वरना नहीं होगा। अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो शाहबा, उनसे बात कर लेते हैं। अबू बकर, अब किस किस चीज़ पर पाबंदी लगाई गई है और क्या बताया इंतजामिया ने इस सिलसिले में? जी देखिए, पेशावर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है टॉय गन्स, पटाखों और हवाई फायरिंग पर जो है मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है और दफ़ा 144 के तहत जो है हुक्मनामा भी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी किया गया है। अच्छा, जो वजूहात बताई गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस पाबंदियों के हवाले से, तो अगर हम टॉय गन्स की बात करें तो एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अगर अब से बच्चे जो है वो टॉय गन्स इस्तेमाल करें तो जाहिर सी बात है एक साइकोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बच्चों के जहन पर पड़ेगा और यही एक बुनियादी वजह है जिसके तहत ये पाबंदी लगाई गई है। क्योंकि अगर अभी से वो गन्स का इस्तेमाल करना सीख ले और गन्स का एक तासुर बन जाए उनके जहन में, तो इसके जो है ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव असरात ही होंगे। तो बुनियादी एक वजह ये भी है। दूसरी जो वजह है तो चूँकि इसमें प्लास्टिक की चरे यूज़ होते हैं टॉय गन्स में, तो बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है चूँकि बच्चे ना समझ होते हैं तो खेल कूद में जो है एक दूसरे को ज़ख्मी भी कर लेते हैं। तो ये भी एक वजह जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से बताई गई है कि ये भी एक खदशा है। अच्छा, साथ में कुछ विजुअल्स में गन्स चला भी रहे हैं, यू कांट टेल कि असली गन है कि नकली, मतलब इतनी कोई फिनेस आ चुकी है इन टॉयज में भी। अबू बकर, ये भी बताइएगा कि एक आम तासुर ऑब्वियसली ये है कि पेशावर और गिरदोनवा के इलाकों में जो कल्चर है उसमें असला, बंदूकें वगैरह एक तरफ नहीं की जा सकती, देयर आर पार्ट ऑफ द कल्चर। तो क्या खिलौनों में भी ऐसा ही है? अगर आप ये कहें कि यहाँ पर कदर ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है तो वो ठीक होगा, लेकिन ये कहना कि ये चूँकि एक ट्रेंड के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये कहना जो है ये दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है इस पेशावर या केपी के अलावा भी जब इस तरह का कोई होता है, त्यौहार होता है या जो भी इवेंट होता है, तो इस तरह की टॉय गन्स वगैरह जो है वो हम मार्केट में देखने को मिलते हैं। और पेशावर की भी यही सिचुएशन है, जब ईद के दिन करीब आते हैं तो टॉय गन्स जो है वो मार्केट्स में हम ज़्यादा देखने को हमें मिलता है और बच्चे जो है वो अपने वालिदैन से फरमाइश करते हैं कि हमारे लिए ये गन ले ले, टॉय गन ले ले। अच्छा, पाबंदी का इतलाक तो हो गया, ऐलान भी हो गया, अमल दरामद हो रहा है? देखिए, जिस तरह आपने कहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक्शंस के हवाले से तो एक फॉर्मेलिटी की हद तक तो उनके एक्शंस जारी रहते हैं। मार्केट फील्ड में वो आ जाते हैं और ज़्यादातर जो है वो आफ्तारी के बाद ही फील्ड में आते हैं और एक हला गुला मच जाता है कि जी कार्रवाई और ये एक्शंस लिया जा रहा है। तो कुछ वक्त के लिए ये मनाजिर हम देख लेते हैं, लेकिन मुस्तकिल जो है इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन इस दफ़ा 144 का जो हुक्मनामा जारी हुआ है, कोई मुस्तकिल इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं की जाती। एक रिवायती कार्रवाई सी लगती है मुस्तकिल बुनियादों पे, क्योंकि वो टॉयज़ जो है वो लास्ट तक जो है वो फ़रोग़ किए जाते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन तो आपको पता ना फिर कहीं होती है कहीं नहीं होती, लेकिन जहाँ किसी की नज़र पड़ गई जिन्होंने नोटिफिकेशन निकालना होता है उनका काम पूरा हो जाता है कि जी हमने कर लिया। अब्दुल्ला, व्हाट अबाउट वाटर गन्स? I think they should be okay, क्योंकि वो कलरफुल सी होती हैं, वो it doesn't look like a gun। हाँ, वो तो एक फनी सी एक टॉय टाइप वो लग रही होती है। कभी वो डायनासोर बना होता है, कभी गाड़ी बनी होती है। और then it goes with आपको पता है वाटर गन अगर बहुत कोई पावरफुल हो जाए, बाय द वे वाटर गन्स भी कुछ बहुत सोफिस्टिकेटेड आना स्टार्ट हो गई हैं। वाली हम बिल्कुल नहीं प्रमोट करेंगे। वाटर गन्स में पानी होता है उसमें, तो इट्स ओके। छर्रे वाली भी होती हैं वैसे। और पेंट बॉल में भी गन आपको पता है ना, वो भी एक है स्पोर्ट टाइप गेम और उसमें भी यूज होती है, उससे तो नील पड़ जाते हैं लोगों के। रबर बुलेट्स वाली भी चीजें और वाटर गन से घर का तहस नहस होता है। वो तो इसीलिए बैन हो जाना चाहिए, घर का बहुत होनी चाहिए कि वालिदैन के लिए एक मुसीबत बन जाती है ये वाटर गन के लिए। अच्छा, ओके, ब्रेक। अच्छा जी, जैसे बकरे की माँ ज़्यादा देर तक खैर नहीं मना सकती, इसी तरह चोर या डाकू कोई भी हो एक ना एक दिन पुलिस के हाथ आ ही जाता है। जैसे पंजाब पुलिस ने बंटी और बबली, जी हाँ, लाहौर पुलिस ने चोरी और डकैती की 50 से ज़ायद वारदातें करने वाले मियाँ बीवी को धर लिया है।
50 से ज्यादा। वाओ, व्हाट अ स्टोरी, आई लाइक इट। पुलिस के मुताबिक क्या हुआ जी? पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम इफ्तिखार और उसकी बीवी आमना दोनों मिलकर लोगों को लूटते थे और इसके लिए बाकायदा जो है वो रेकी करते थे। पहले ढूंढते थे, हमारे साथ उनसे जानते हैं। दोनों रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान हैं जनाब। ऑलरेडी मियां प्लीज बता दें ये कौन हैं, कब से काम कर रहे हैं, जरा इन दोनों रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान का मूवी बनी कि नहीं, इंट्रोडक्शन तो कराएं हमसे। ये शेखपुरा के इलाके के रिहायशी हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं। खामद का नाम इफ्तिखार और बीवी का नाम आमना है। ये लाहौर के जो सदर डिवीज़न का इलाका है उसमें ये कार्रवाइयाँ करते थे और तकरीबन 2011 में इनके ख़िलाफ़ पहला मुकदमा जो है वो लाहौर के थाना सत्तो कतरा में दर्ज हुआ, जो कि सदर डिवीज़न में था। तो उसके बाद ये मुख्तलिफ़ वारदातें करते, फिर ये गायब हो जाते। एक दफ़ा ये गिरफ़्तार हो गए थे तो इन दोनों मियाँ बीवी को कुछ सज़ा हुई, लेकिन बाद तफ्तीश नाक़िस होने की बुनियाद पर ये जेल से रिहा हो गया और उन्होंने दोबारा ये काम शुरू कर दिया। सज़ा हुई, तफ्तीश नाक़िस थी, दोबारा काम शुरू कर दिया। इनका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? कैसे वैसे वारदातें करते हैं? टाइम का अच्छा इन्होंने यूटिलाइजेशन वैसे किया, कुछ और सीख के आए होंगे जेल से। अच्छा, क्या ये बताएं मियां आबिद, तो वारदात का तरीक़ेकार क्या था, करते क्या थे वैसे? जी असल में इनका तरीका वारदात ये था कि ये मियाँ बीवी दोनों मोटरसाइकिल पर निकलते, बगैर नंबर के या जाली नंबर की प्लेट लगाते मोटरसाइकिल के ऊपर, और वहाँ पे ये बीवी को एक साइड पे खड़ा करता, रेकी करते कि यहाँ पे एक शख्स गुजर रहा है या मुस्तकिल खड़ा होता है या कोई गाड़ी आके खड़ी होती है तो ये शख्स जाके वहाँ पे वारदात करता। अगर खड़ी हुई गाड़ी है या कोई मोटरसाइकिल सवार खड़ा है तो उससे ये गन पॉइंट पे उसकी रकम लूटता या उससे मोबाइल फ़ोन छीनता, और उसके बाद जब ये वहाँ से निकलता, वो ज़ाहिर है वो शख्स जो था वो क्योंकि दिन दिहाड़े ये वारदात करते थे, वो शोर मचाता था, तो इसके साथ ही इसने साइड पर खड़ी हुई अपनी बीवी को साथ बिठाना और एक आम शहरी की तरह वहाँ से गुजर जाना, और इनके ऊपर किसी को शुबा तक नहीं होता था क्योंकि मास्क लगाकर ये कार्रवाई करता था और बगैर मास्क के भी करता था। लेकिन जब बीवी साथ हो तो पंजाब में कल्चर है कि बीवी के साथ अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो उसको रोका नहीं जाता। अब इतने से ये लूट मार चल रही थी, इनको पकड़ा कैसे, कैसे इनकी रैकी हुई, कैसे इन तक पहुंची पुलिस? जी इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस इन तक कैसे पहुंची। तो आम मामला ये है कि लाहौर में एक रिवाज है कि 5-7 हज़ार की अगर किसी के साथ वारदात हो जाती है तो वो थाने में रिपोर्ट नहीं करवाता, लेकिन सुनी सुनाई बातें और पुलिस की जो मुखबर होते हैं वो ये इतलात पहुंच जाती है कि ये एक गैंग जो है ये इस तरह के एक जोड़ा है और उस तरह की वारदातें कर रहा है। तो उसमें जब किसी के साथ ये बड़ी डकैती करते हैं तो वो फिर रिपोर्ट इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। 50 से ज़्यादा वारदातों के मुकदमे तो इनके खिलाफ दर्ज थे। तो जब ये वारदातें स्ट्रीट क्राइम की बढ़ी तो उस वक्त जो सदर डिवीज़न पुलिस थी वो हरकत में आई और उन्होंने ह्यूमन जो रिसोर्सेज है वो भी इस्तेमाल किया और स्पेशली सीसीटीवी के ज़रिए चेक किया कि कहाँ कहाँ पे वारदात हो रही है। तो वहाँ से सीसीटीवी में एक जगह पे ये एक गाड़ी को लूटते हुए नज़र आता है जहाँ पे इसकी तस्वीर सामने आ जाती है। तो फिर वो इसकी तस्वीर के साथ इसका ट्रैक रिकॉर्ड निकलवा लेते हैं। तो फिर पुलिस जो है वो नाकाबंदी करके इनको गिरफ्तार कर लेती है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। अब हम इनवाइट करेंगे हमारे फिल्म मेकर्स को कि पहुंचे इनके पास और इनकी मूवी बनाए। मैंने बंटी बबली का आपने जिक्र अगर कर ही दिया तो याद आ गई ना कि ऐसी मूवियाँ भी बन जाती होती है। भाई ये बड़ी सीरियस, इट्स अ क्राइम। हमारे टिकटॉकर जरूर पहुंच जाएंगे और इनका इंटरव्यू जरूर होगा और इनको स्टार बना देंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। Nothing to glorify here, by the way. This is going to be a headline break. अच्छा जी, ये तो आपने सुन ही लिया होगा कि तहरीक इंसाफ ईद के फौरी बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के दावे कर रही है, लेकिन पार्टी के मौजूदा हालात कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं और PTI में अंदरूनी इख्तलाफात की नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोइयाँ होने लगी हैं एक्चुअली। और कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ किसी भी वक्त टूट सकती है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बड़ी कचहरी जो है वो खिचड़ी पक रही है। एक्चुअली मैंने कहा कचहरी लगी हुई है। कचहरी भी लगना कह लें आप, कचहरी लगना एक टर्म होता है। अली अमीन ईद के बाद घर भी भेजे जा सकते हैं, इत्तलात ये भी आ रही हैं। तहरीक इंसाफ में इस वक्त फैसला साजी का शदीद बहरान है। पार्टी पहले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुई। आज कई रहनुमा कह रहे हैं कि वहाँ तो जाना चाहिए था। और तो और बानी PTI से मुलाकात किसने करनी है, किसने करानी है, किसकी होनी है, ये भी नहीं पता। पार्टी के लिए यही तय करना बड़ा मसला बना हुआ है। इमरान खान की कानूनी टीम से बेदखल किए गए वकील फैसल चौधरी के मुताबिक ये कभी ये बेदखल होते हैं, कभी ये आ जाते हैं।
उनके मुताबिक बेदखल के बाद दखल हो चुके थे। हाँ, दाखिल हुए थे फिर बेदखल हो गए। पीटीआई की मौजूदा सियासी क़यादत मसाइल से निकलने की अहलियत नहीं रखती, ना वो लोग ना ही लोगों को सड़कों पर ला सकती है। सियासी टीम में तजर्बे की कमी है ना, सियासी टीम इलायामल देने में तो अभी तक नाकाम। बताइए क्या प्लान है हमारा, इमरान खान साहब को बाहर कैसे लाया जाएगा? आप ये कहेंगे कि जी हम ईद के बाद सड़कें गर्म करेंगे, तो सड़कें कैसे गर्म होगी? आप खुद तो आते नहीं है। ये जो गैगिंग ऑर्डर आया है इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, इससे तो इमरान खान का नैरेटिव जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इमरान खान साहब का नैरेटिव बाहर नहीं आ सकेगा। इस पर काफी तशवीश है और ये जो कंसेंट दिया गया है ये पार्टी में या लीगल कमेटी में या इमरान खान साहब से भी डिस्कस नहीं किया गया। 2024 के इलेक्शन के बाद से जारहाना तर्ज सियासत तहरीक इंसाफ को बज़ाहिर उल्टी पड़ी है और बानी पीटीआई समेत पार्टी की सियासी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। असेंबली के अंदर और बाहर होने वाले एहतजाज कोई रंग नहीं ला सके और ज़राए के मुताबिक पीटीआई के बाज़ रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी की सालिसी की पेशकश को सियासी स्पेस हासिल करने का अच्छा ऑप्शन समझते हैं, लेकिन अडियाला से ऑब्वियसली मंजूरी कौन लेगा? तो ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है ना। तो अब अगर ईद के बाद वाकई पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया तो तहरीक इंसाफ के लिए परेशानियों का नया दरवाज़ा खुल सकता है। अब ज़ाहिर है कोई भी ऑफर का इंसान उस पर गौर ख्वास करता है, बात करता है, मगर कल ही हमारे शो पे वलीद इकबाल साहब थे और उन्होंने बरमल मतलब बात छेड़ते ही उन्होंने कह दिया कि बिलावल साहब कौन होते हैं हमें ऐसे पेशकश करने वाले। सो पेशकश तो कोई भी कर सकता है और जाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी एक पार्टी के चेयरमैन हैं, वो पार्टी इस वक्त सिस्टम का हिस्सा है। सो आई थिंक उस पर गौर किया जाना चाहिए था। शेर अफजल मरवत साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रुकन कौमी असेंबली। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। अब आपको हम रहनुमा तहरीक इंसाफ कहें या साबिक रहनुमा कहें, यह भी आप क्लैरिटी इसकी दे देना। इसमें तो कोई शक नहीं कि पार्टी की बड़ी खबरें आपके पास ही होती हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्टी टूटने वाली है? मुझे साबिका रहनुमा तहरीक इंसाफ कहें या न कहें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं गुज़िश्ता 1 साल में 3 दफ़ा साबिका हो चुका हूँ और आने वाले वक्त में जो आजमाइशें आ रही हैं तो मुझे मेरे नाम से ये साबिका का सीगा हटने में देर नहीं लगेगी। जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है कि खबरें तो हमारी पीटीआई में हर एक के पास होती हैं, बस फ़र्क इतना है कि मैं बोल देता हूँ, दीगर अहबाब बोलने की कुव्वत से कासिर हैं। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बहुत बाज़गश्त है। शेर अफजल साहब, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले अगर इमरान खान या उनके लगाए हुए लोगों के खिलाफ खड़े होंगे तो कारकुन, जिसकी बड़ी अहमियत है आपकी पार्टी में, ज़ाहिर है कारकुन ही सब कुछ होते हैं, वो तो इसे खान से गद्दारी मानेगा और कारकुन को तो और कुछ सूझता नहीं है, आपका सारा वोट बैंक ही एक शख्स का है। फिर उन लोगों का सियासी मुस्तकबिल क्या रह जाएगा? पाकिस्तान में सियासत फार्म 47 के इंट्रोडक्शन के बाद कोई नया रुख इख्तियार कर गई है। जब तक फार्म 47 जो है इसका कला कमा नहीं होगा, लोगों की मुस्तकबिल के बारे में कोई बात नहीं हो सकती। अलबत्ता अवामी तौर पे जो लोग अपने लीडर या पार्टियों के साथ गद्दारी करते हैं, अवाम पसंद नहीं करती हैं और ऐसे लोगों का सियासी मुस्तकबिल जो है वो कभी भी ताबनाक नहीं हो सकता है। जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे अपने वक्ती ज़रूरियात के हसूल के लिए ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन दूर रस नताइज जो हैं वो उनके हक़ में कभी अच्छे नहीं आएंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप अकेले ही नहीं बल्कि बहुत से लोग जो हैं बहुत से मौके पर अली अमीन गंडापुर की तब्दीली का इशारा दे चुके हैं। तो अगर गंडापुर साहब की कुर्सी नहीं रहती तो उसमें अली अमीन का अपना कसूर कितना देखते हैं आप? अल्लाह न करें कि पीटीआई और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ये भी देख लें कि उस शख्स से कुर्सी छीनी जाए जिसने पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अली अमीन खान का कसूर हमेशा यही रहेगा कि वो भी कर जाते हैं जिसके करने का उनको कहा नहीं जाता है पार्टी के लिए। जिन मामलात पे उन्होंने पार्टी को सर्व किया है मैं बारहा देख चुका हूँ और ऐसी खसूसियात जो हैं पार्टी के किसी और लीडर में फ़िलवक्त मैसर नहीं है। उनका कसूर सिर्फ इतना ही होगा कि वो, और ये 3 कसूर मैं बता दूँ, एक बेबाक हैं,
निडर हैं, और तीसरी बात ये है कि उसको कोई बुली नहीं कर सकता है, दबा नहीं सकता। अगर वो डोसाइल होता, अगर वो बुली के आगे रीझ या बिछ जाता और लोगों को खुश करने का हुनर जानता, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर पीटीआई की जो कल्चर है उसमें काफ़ी अरसा तक चल सकता था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अली अमीन को एक तक़वियत, एक पोजीशन उसकी इसलिए कभी है कि पार्टी वैसे ही इंतशार का शिकार है, और ऐसे हालात में उस पर वार करना जो है वो इन दानिशमंदी का सबूत नहीं होगा। शायद इन हालात की वजह से मुझे उम्मीद है कि अली अमीन जो है वो काफ़ी अरसे तक चलेगा। अच्छा शेर साहब, ये सब हालात इसलिए बन रहे हैं, ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ में फैसले की क़ुव्वत एक ही शख्स के पास है और एक शख्सियत के गिर्द चलने वाला निज़ाम ऐसे ही अपेरेंटली चलता है। तो क्या सेकेंड टियर लीडरशिप ना तैयार करना ये खान साहब की गलती कहेंगे या ना अहली कहेंगे या कुछ भी नहीं कहेंगे? मेरा ख्याल है खान साहब की गलती या ना अहली नहीं है, ये गलती लीडरशिप की है। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सारे फैसले उस शख्स से करवाए जाते हैं जो मरूजी हालात के तहत सही फैसले कर ही नहीं सकता है। इंफॉर्मेशन तक रसाई नहीं है, स्टेक होल्डर तक रसाई नहीं है, और जिन लोगों ने फैसले करने वो अपना हक जो है इन्होंने एब्डिकेट किया हुआ है अपने हक को इस्तेमाल करने के बजाय। और ये इसकी वजह बुनियादी ये है कि डर और खौफ खान से बहुत ही ज़्यादा हैं, और ज़िम्मेदारी जो है कोई उठाने को तैयार नहीं है। इसमें खान साहब की गलती के बजाय लीडरशिप पे मैं जो है ये जिम्मेदारी डालता हूँ, और यही जड़ है, यही वजह है, बुनियाद है पार्टी में जितने भी ये मसले मसाइल पैदा हुए हैं और जितनी हमारी नाकामियाँ हैं। इसकी वजह यह है कि कंसल्टेशन नहीं है, लोगों की जो आज़ाद आरा हैं उनको स्ट्रीमलाइन करके उस पर फैसला साजी नहीं होती है, और बस हर वक्त खान साहब की तरफ देखा जाता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और लेट्स सी कि ईद के बाद जो होना है वो तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो होगा तो बाद में ही। अच्छा जी, कुछ और बात करते हैं और क्रिकेट की बात करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग मैचेस के लिए अलग अलग विंडो बनाएं। आमदनी की तकसीम का मौसर और मुनसिफाना निज़ाम होना चाहिए। T20 लीग्स में खिलाड़ियों की सरगर्मियों पर नज़र रखने का ज़्यादा बेहतर निज़ाम बनाएं। ICC की आमदनी में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा जो तकरीबन 40% है उसे 10% तक लाया जाए। ऐसा हो जाता है तो क्रिकेट का तबाहशुदा निज़ाम ठीक हो जाएगा। ये तजावीज़ वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जानिब से ICC को पेश की गई हैं। मगर ICC तो आपको पता है, लेकिन एटलीस्ट इट शुड बी ऑन द रिकॉर्ड, इट शुड बी ऑन द रिकॉर्ड के सारे फील क्या करते हैं। और तजावीज़ में कहा गया है कि मौजूदा साइकिल के इख्तिताम पर क्रिकेट का नया और वाज़े कैलेंडर जो है वो तश्कील दिया जाए, और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हर साल 21-21 रोज़ की 4 विंडोज़ होनी चाहिए। बाकी कैलेंडर को फ्री विंडो करार देकर उसमें लीग मैचेस की इजाज़त दी जाए। और वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि प्लेयर्स को फ्रेंचाइज से साइन करने के लिए होम बोर्ड की NOC की शर्त ख़त्म की जाए। फ्रेंचाइज टीमें इंटरनेशनल विंडो में प्लेयर्स को नेशनल ड्यूटी के लिए रिलीज़ करने की पाबंद होंगी। इस रिपोर्ट में दी गई तजावीज़ को सामने रखें और पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल देखें तो हम मुस्तकबिल में आलमी क्रिकेट के मंजरनामे में अपैरेंटली कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। सबसे पहले तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर दुनिया की बड़ी लीग IPL के दरवाजे बंद हैं। दूसरा ये कि हमारे यहाँ क्रिकेटर्स से तवक्को की जाती है कि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट को तरजीह देने के बजाय डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। अगर इन दोनों इशूज़ को नज़रअंदाज कर भी दें तो हमारे क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उन्हें टॉप रेटेड फ्रेंचाइजेस में मौका मिल सके। तो हमारा होगा क्या, ये हम जानते हैं। हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। अहमद भाई, क्रिकेटर्स की आलमी तंजीम वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने जो अपने मुतालबात रख लें, कह लें सजेशंस, एक फहरिस्त जारी की है। सबसे अहम तो यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को महदूद किया जाए, T20 लीग्स को स्पेस दी जाए। क्या आपको भी लगता है कि क्रिकेट का मुस्तकबिल यही है? नहीं, मुस्तकबिल तो देखिए जिस तरफ क्रिकेट जा रही है वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट को जो है ना दुनिया देख रही है। वो जो एक जब हम खेल रहे थे वो जो एक पैट्रियोटिज्म होता था ना कि मुल्क से प्यार, मुल्क के लिए सारी चीजें, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अब थोड़ा सा कम हो रहा है। आप देखें कि प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेट से रेस्ट दिया जाता है और वो जो है ना लीगों की तरफ फिर भी भागते हैं।
और इवन पाकिस्तान में इस तरह की बहुत ज्यादा मिसालें पड़ी हैं। अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाता है कि जी वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो इंटरनेशनल से वर्कलोड के लिए रेस्ट करते हैं और उसके बाद फौरन जो है ना लीग में एनओसी लेके चले जाते हैं और पूरी लीग के साथ साथ 8-8 मैचेस खेलते हैं। तो ये चीज तो हो रही है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है वो उसमें बढ़ रहा है और दुनिया भर में अब जिस तरह सऊदी अरब में भी सुनने में आ रहा है एक हो रही है और बहुत बड़ी लीग वो जो है करवाने जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है उसका। तो ऑब्वियसली ये चीज बचानी है, इंटरनेशनल क्रिकेट आपको बचाना होगा। आई एम नॉट श्योर कि ये जो मशवरे दे रहे हैं ये कौन दे रहे हैं कि आपको स्पेस बनानी होगी लीग्स के लिए। ऑलरेडी इतनी स्पेस तो बन गई है और आधी से ज्यादा जो स्पेस है वो तो आईपीएल के लिए ही चले जाते हैं और इतनी ज्यादा लीगें हैं, अब इससे ज्यादा आपने क्या स्पेस बनानी है। ऑलरेडी टीमों के आप हाल देख लें क्या हो गए कि आपके सारे प्लान्स जो हैं स्पेस बनाने में लग गए हैं और यहाँ पे दुनिया भर की जो टीमें हैं 3-4 टीमें हैं जो खेल रही हैं। बाकी टीमों के हाल आप जिस तरह पाकिस्तान की आजकल कंडीशंस हैं आप देखें कि नंबर 1 नंबर 2 की टीम हुआ करती थी और अब जो है ना बॉटम की टीम है 7वीं 8वीं रैंकिंग हो गई है। ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मेट्स के अंदर यही हाल है। तो मैं आस्क मी रादर देन के सारा फोकस लीग्स की तरफ कर देने के, मैं तो ये करूंगा कि वो इंटरनेशनल टीम्स जिनका हाल हमारी तरह हुआ है इन्हें हेल्प आउट की जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए, यहाँ कंपटीशन बढ़ाया जाए। लीगें तो ऑलरेडी बहुत है। सही कह रहे हैं आप, लीग क्रिकेट के तो नुकसानात भी डेफिनेटली हैं और फ़वाइद भी हैं, लेकिन एक तो पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में नहीं होते जिस तरह आपने अच्छा पॉइंट आउट किया है, दूसरा पीसीबी भी उन्हें कम क्रिकेट का पाबंद करता है, तीसरा इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस भी कुछ खास नहीं है हमारी। तो क्या क्रिकेट के फ्यूचर में पाकिस्तानी खिलाड़ी आपको कहीं नज़र आते हैं? जी पाकिस्तान के बगैर आप ना तो तारीख लिख सकते हैं ना तो फ्यूचर लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और पाकिस्तान ने हर जगह जहाँ पे डेड एंड नजर आने लग जाता था वहां पे कोई ना कोई इस तरह के इंडिविजुअल्स आए जिन्होंने हाथ खड़ा किया है और पाकिस्तान को उस भंवर से निकाल के ले गए हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जो जिस भंवर में अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम फंस गई है, कोई ना कोई 1-2 इस तरह के प्लेयर्स आएंगे, कोई ना कोई 1-2 ऐसे लोग क्रिकेट बोर्ड के अंदर आएंगे जिनसे अल्लाह ताला अपने काम लेगा और वो सदियों याद रखे जाएंगे। अब वो कौन होते हैं, कब आएंगे, हमने इसको देखना है। जरूर कोई ना कोई तो है जो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आएगा और पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल के ले जाएगा। अच्छा साहब ये बताइएगा, अब वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने एक और अहम नुक्ता उठाया है। वो कहते हैं खिलाड़ी मानते हैं कि आईसीसी पर भारतीय बोर्ड की इजारादारी और ख़ास तौर पर फिनेंशियल मोनोपोली जो है उसको कहीं ब्रेक लगनी चाहिए। इंटरनेशनल खिलाड़ियों की ये डिमांड कोई फर्क पड़ेगा इससे? बहुत अहम डिमांड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले तो ये बताए ना कौन मानता है कोई भी इस तरह का सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर। कभी मैंने तो इस तरह का बयान नहीं सुना है कि वो कहता है कि भारतीय बोर्ड की जागीरदारी है। हमेशा रिटायर्ड और एक्स प्लेयर्स की तरफ से इस तरह के बयान सुनने में आते हैं। तो आई थिंक सिंपल सी बात ये है कि वो स्ट्रांग है, वो जीत रहे हैं, उनकी लॉबी स्ट्रांग है, वो क्रिकेट को जो है ना पैसा कमा के दे रहे हैं। बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स उनके पास मौजूद हैं, सुपरस्टार्स उन्होंने अपनी टीम के अंदर बनाए हैं, एक्स प्लेयर्स की उन्होंने जो है ना रिस्पेक्ट रखी है। वर्ल्ड कप वो जीत रहे हैं, टेस्ट सीरीजें वो जीत रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना वो जीत रहे हैं। तो जब सारा कुछ वो जीत रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडल भी उनके हैं, प्लेयर्स भी जबरदस्त उनके, पूरी दुनिया को उन्होंने आईपीएल में मेला भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो जब सारी चीजें वही कर रहे हैं तो बेहतर है कि वही चीजें आईसीसी में भी कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है एज लॉन्ग एज न्यूट्रली चला जा रहा है। आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। इंडिया इवन लीडिंग कोई और किसी और मुल्क का भी तो बनना ही है ना, आईसीसी का जो चेयरमैन होता है बनता ही है, कभी इतनी बातें नहीं हुई। तो अभी भारत का बढ़ गया तो इतनी ज्यादा बातें किस वजह से हो रही हैं? पहले कुछ इस तरह का करने तो दें जहां पे थोड़ा सा ऐसा लगे कि अननेसेसरी भारत जो है अपने लिए चीजें इकट्ठी कर रहा है और वर्ल्ड क्रिकेट को पीछे छोड़ रहा है। नहीं बायस तो है, मतलब भारत का कुछ करने तो दें, आप कह रहे हैं मतलब और कम करना है, काफ़ी कुछ वैसे कर भी दिया है, लेकिन 100% बायस है। और अगर बाकी क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं, माइट बी एक्स क्रिकेटर्स, but it means something. Who is leading Shahzad, thank you. ICC obviously an Indian. Yes, जयशा। क्या फर्क पड़ेगा? और फिर अभी ही जो हम जिसको होस्ट कर रहे थे अपेरेंटली उसी में आप देख लें कितने फियास्कोस हुए हैं। मतलब एंड में ट्रॉफी के वक्त कोई पाकिस्तानी आई नहीं। also control things, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग हो या और चीज़ें हों, उसमें भी हमें कहीं लगता है कि मुबैना तौर पर कहीं
फ्लॉस थे क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा था, और चलिए पाकिस्तान की ही बदनामियों की। जो 40% की बात की है ना उन्होंने ICC की आमदनी में, भारत क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा तकरीबन 40% है। देयर हैज़ टू बी सम इक्वालिटी, बिकॉज जिसका हिस्सा ज़्यादा होगा फिर उसकी से भी ज़्यादा होगी, उसके डिमांड्स भी ज़्यादा होंगे और उसी की डिसीजन मेकिंग भी ज़्यादा। डजंट इट मेक सेंस? जिसका हिस्सा ज़्यादा होगा कि नेचुरली उसी की से होगी। क्या कहते हो? वो एक अरब का मुल्क भी है, फिर उसमें व्यूअरशिप भी ज़्यादा है, फिर उसमें ज़ाहिर है एडवर्टाइज़र को भी ज़्यादा पैसा मिलता है। जस्टिफाई कर रहे हैं आप? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, देयर इज़ आल्सो मैथ्स इन्वॉल्व्ड इन इट एज वेल। 40 इज़ टू मच स्टिल। हाँ, मतलब आई डोंट नो हाउ मच इज़ टू मच, बट यस इजारादारी तो है। शुक्र है इस पे मान लिया। जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं वरना वी वोंट एग्री विद वन अनदर। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। आपको पता है दुनिया तेज़ी से डिजिटल करेंसी पे शिफ्ट हो चुकी है। बरतानिया समेत बहुत सारे ममालिक ने इसमें काफ़ी पेशरफ्त कर ली है, आगे निकल गए हैं बेसिकली, और डिजिटल असासों को कानूनी हैसियत भी दे चुके हैं। तो पाकिस्तान ने भी इस दौड़ में शामिल होने का फैसला कर लिया है फाइनली, और कौमी क्रिप्टो काउंसिल कायम किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक ये काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी, जिसका मकसद डिजिटल करेंसी की तैयारी के साथ इसे रेगुलेट करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के चीफ एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब के मुताबिक पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो तेजी से क्रिप्टो करेंसी को अपना रहे हैं। बहुत इन्वेस्टमेंट है लोगों की क्रिप्टो में दूसरी तरफ। हाँ बिल्कुल, बहुत भी रही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ इस मामले में कानून साजी भी हो रही है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह की जानिब से वर्चुअल असासजात वर्चुअल एसेट बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश किया जा चुका है। ये डिजिटल करेंसी के लिए कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। डिजिटल करेंसी में काम करने वाले माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत डिजिटल करेंसी का बाकायदा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाए तो ये कौमी खजाने के लिए रेवेन्यू जमा करने का एक अच्छा जरिया सर्टनली बन सकता है। इसी पे बात करते हैं बिलाल बिन साकिब जो एडवाइज़र हैं हुकूमत पाकिस्तान के, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल को हेड करते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल। सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस अपॉइंटमेंट। अब आपसे हम सर्टनली यही जानेंगे कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के क़याम के पीछे क्या टारगेट्स हैं, क्या गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, और इसका दायरा इख्तियार क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद का। देखिए जी, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एक रेगुलेटरी बॉडी इस गवर्नमेंट ने बनाई है देखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिप्टो का बहुत ज्यादा रुझान है। तकरीबन 20 मिलियन यूजर्स हैं पाकिस्तान में क्रिप्टो के। हम ग्लोबली नंबर 3 नंबर 4 पे आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की आके पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में अगर हम इंप्लीमेंट करें। वो बेशक रेमिटेंसेज हैं जो 30 बिलियन से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। तो जो ये जो बॉडी है इसका जो स्कोप ऑफ वर्क होगा वो ये होगा कि जी हमने रेगुलेटरी इन्वायरमेंट लेके आना है कि जी अभी जो भी क्रिप्टो के चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं, एक्सचेंजेस, उनके लाइसेंसिंग, और वहां से हम हुकूमत के लिए रेवेन्यू किस तरह इकट्ठा करें, और ये हम किस तरह मेक श्योर करें कि हम एक बड़ी सेफ एनवायरनमेंट में जहां पे जो पाकिस्तानीज हैं उनके नुकसानात ना हो, हम ऐसी लाइसेंसिंग बीच में लेके आए जहां पे हमें हर चीज का अंदाजा हो। फिर हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं आगे चीजों के लिए, जो कि टोकनाइजेशन है, कि हम किस तरह अपनी रियल एस्टेट को, हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, हमारी कमोडिटीज को, उनकी जो लिक्विडिटी है उसको हम किस तरह अनलॉक करें। अच्छा बिलाल, ये भी ज़रा एक्सप्लेन करें खासतौर पे फॉर आवर व्यूअर्स, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से एक बड़ी स्कैम मार्केट भी जुड़ी है और इसके अलावा कई गैर कानूनी कामों में भी क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल देखा गया है। तो ये चीज़ें ज़रा सेट हो जाती हैं इन द माइंड, इसको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। ग्लोबली 0.24% जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस है ना, वो किसी गलत चीज में इस्तेमाल होती है। और जहां तक आपने बात की स्कैम की, देखिए कोई भी नई इंडस्ट्री जो होती है ना, उसमें बैड एक्टर्स होते हैं, बट आप बैड एक्टर्स को बैड टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते। टेक्नोलॉजी अच्छी है। ये इसी तरह है कि मैं आपको एक छुरी दे दूं तो आप उसे सेब भी काट सकते हैं या आप कोई और चीज भी उससे काट सकते हैं। तो अगेन ग्लोबली हमने देखा है कि ये एक गलत नैरेटिव है ब्लॉकचेन के खिलाफ और क्रिप्टो के खिलाफ, क्योंकि क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस ये बाकी सारी गलत ट्रांजैक्शंस के अंदर एक बहुत छोटा हिस्सा है। अभी भी कैश बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और बैंकिंग लाइंस। इसकी वजह से ही हम
ये जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाई है, ये एक प्रॉपर लाइसेंसिंग सिस्टम लेके आएगी जो इंश्योर करेगी कि यहाँ पे एक्सचेंजेस फुल ट्रांसपेरेंसी से ऑपरेट करें। अच्छा, लाइसेंसिंग सिस्टम का कहा, अभी भी हमने देखा अरमगान वाले केस में भी इसका बहुत सारा पैसा इसने क्रिप्टो में करके रखा हुआ था। जब से क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में आया है, एक्चुअली जो आम पाकिस्तानी है, जो नौजवान है, नॉट सो नौजवान है, जिसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, खरीदा हुआ है, कोई भी डिजिटल करेंसी खरीदी भी है, वो ये कहते हैं ये लीगल कब होगा पाकिस्तान में। सो इस हवाले से आप कोई वजाहत कर सकेंगे? मैं आपको कोई डेट नहीं बता सकता कि जब तक कब तक ये क्रिप्टो लीगल होगी पाकिस्तान में, बट हम बड़ी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द हम फ्रेमवर्क्स बनाएं, हम बाकी मुल्कों से बात करें जहां पे ऑलरेडी क्रिप्टो लीगल हो गई हुई है, कि हम उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस से खुद लर्न करें और फिर हम एक पाकिस्तान फर्स्ट और पाकिस्तान स्पेसिफिक एक रेगुलेशन लेके आए। बिल्कुल लीगल हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो वैसे ही ट्रेड कर रहे हैं। ये बताएं कि ये सब कुछ, जी एग्जैक्टली, तो ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान के नौजवानों को इससे बराह रास्त कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तानी यूथ ही तो हमारा असल असासा है। हम अगर इस यूथ को अब कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, और स्पेशली ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, ब्लॉकचेन और एआई, इंडिया का ब्लॉकचेन नेशनल पेपर 2019 में निकला था, आज से 6 साल पहले। इंडिया का जो नेशनल एआई प्रोग्राम है 2017 से निकला था, 2018 से, वो हमसे 7 साल आगे हैं एआई में, वो हमसे 5-6 साल आगे हैं ब्लॉकचेन में। तो ये सब कुछ, ये सारा एफर्ट हम कर ही इस यूथ के लिए रहे हैं, क्योंकि इस यूथ ने इस मुल्क को आके लेके जाना है। ये हम अभी 3rd लार्जेस्ट 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसर मार्केट है, लेकिन अभी भी हमारा यूथ, क्योंकि राइट पॉलिसीज इन प्लेस नहीं रही, जिसकी वजह से वो अपने आप को जो जिस तरफ टेक्नोलॉजी ग्लोबली जा रही है वहां पे अप स्किल नहीं कर सके। एक्चुअली दैट्स कंसर्निंग कि मतलब हमारा ही पड़ोसी मुल्क हमसे कितने आगे, कितने साल आगे है, चाहे वो ब्लॉकचेन का फ्रेमवर्क हो या फिर दीगर मामलात हो, एआई की बात हो। अब बिटकॉइन माइनिंग भी बिलाल साहब दुनिया में बहुत होती है, सो क्या काउंसिल इस तरफ भी देख रही है? ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं। देखिए, हमारा आईपीपी का इतना बड़ा मसला है, हमारा इतना बड़ा मसला है कि जो हुकूमत को ये एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन नहीं है जहां पे हम बिजली को ट्रांसमिट कर सकें, और वैसे भी इतनी ज्यादा एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है। तो पूरी दुनिया में अगर बिटकॉइन माइनिंग हो रही है, अगर अमेरिका कर रहा है, अगर अल साल्वाडोर कर रहा है, अगर भूटान कर रहा है, अगर यूएई कर रहा है, तो हम ये नई टेक्नोलॉजीज को क्यों नहीं एम्ब्रेस करके अपने मुल्क की ट्रेजरी को, अपने मुल्क में डॉलर लेके आए और अपने मुल्क को ज्यादा स्ट्रेंथन करें। तो हम बिल्कुल इसको देख रहे हैं। इसलिए अपनी न्यू टेक्नोलॉजीज को नहीं कर रहे, क्योंकि हम पिछली में फंसे हुए हैं स्ट्रेटजीज में, वहां से निकलेंगे तो कहीं आगे जाएंगे। बिलाल, फाइनली ये भी बता दें कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का ऐलान किया है, क्या पाकिस्तान भी ऐसा कुछ कर सकता है? बड़ी जबरदस्त मेरे हिसाब से चीज हो गई है। व्हाइट हाउस ने आगे कहा है कि हम यूएसए को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे, हम बिटकॉइन जो है वो डिजिटल गोल्ड है। तो इससे देखिए, हम वैसे नई टेक्नोलॉजीज में अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड हमसे आगे है, और अगर वो ये इक़्तिमाद ले रहा है तो पाकिस्तान भी, इसलिए जो लीडरशिप है यहाँ पे, वो उनको पता है कि इस चीज पे हम पीछे नहीं रह सकते। बहुत शुक्रिया बिलाल बिन साकिब, अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। लेट्स सपोज इंशाल्लाह कब ये सब कुछ होता है हमारे यहाँ और लीगल भी हो जाए, लेट्स होप कि जल्दी हो। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अब अगर इसका जिक्र आ ही गया, इस पे बातचीत हो रही है, तो जल्दी हो जाएगा अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही तो। यस, और एक ही पॉलिसी, एक ही हुकूमत की पॉलिसी चलती रही तो। अच्छा जी, अभी हम ले रहे हैं ब्रेक। अच्छा जी, ये सुनिए, ये तो अच्छी बात है। इस्लामाबाद से खबर आ रही है, निजी मेडिकल कॉलेजों की ट्यूशन फ़ीस के लिए हद मुकर्रर करने का ऐलान हो गया है। निजी मेडिकल कॉलेजेस के लिए सालाना फ़ीस 18 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। PMDC हाँ जी के एलामिया में ये बताया गया है, और फैसला नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में कायम कमेटी ने किया है। और साथ ही नौरीन है हमारी साथी, उनसे मालूम करते हैं कि कहाँ पे इसका इत्तलाक होगा। नौरीन बताइएगा इस हद का। तमाम ये जो इजहार के अंदर ये मसला, ये जो ज़ेर बहस था, तमाम जितनी भी वजारत सेहत की जो कायमा कमेटीज थी, सब कमेटीज थी, हर दफा वालिदैन ने, निजी मेडिकल कॉलेजों ने ये बढ़ती हुई फीसों का मसला उठाया
और बार बार इस पर बहस होती रही और बिल आखिर आज ये PMDC की तरफ से एलामिया जारी किया गया कि 18 सालाना फीस तमाम निजी मेडिकल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। ये फैसला नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ने किया। फीस की हद MBBS PDS प्रोग्रामों के लिए होगी। फीस की हद मैं आपको दोबारा बताऊं कि फीस की हद MBBS और BDS प्रोग्राम्स के और लिए तमाम सूबों में इसका इत्तलाक होगा। जी अभी फिलहाल इसके बारे में बताया गया है कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस जो PMDC के अंदर आते हैं उन तमाम कॉलेजेस में ये इस एलामिये का इस फैसले का बहुत ही अच्छा फैसला किया है नौरीन। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपडेट। बहुत ज़बरदस्त फैसला है क्योंकि हर कॉलेज की अपनी क्राइटेरिया था, मतलब 40-40 लाख तक ले रहे हैं। तो अब इसको अगर एक बेसलाइन दे दी जाए और सारे एक ही तरह हों तो ये स्टैंडर्डाइजेशन बेहतर है, एटलीस्ट यू नो फॉर द पीपल हु वांट टू डू मेडिकल और अफोर्ड नहीं कर सकते ख़ास तौर पे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। अच्छा जी, अब ज़रा क्रिकेट की बात करेंगे। अभी तक तो हुई नहीं है, वैसे हुई थी थोड़ी सी, लेकिन हम अपने मैचेस की बात करेंगे। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम की नाकाम T20 मुहिम के बाद अब 3 मैचों पर मुश्तमिल एक रोज़ा सीरीज़ शुरू होने वाली है और उम्मीद हमारी ये है कि मोहम्मद रिजवान अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका में जो हालिया एक रोज़ा सीरीज़ हुई थी उसमें कामयाबियाँ हासिल की थी, उस तसलसल को बरकरार रखेंगे और हम बिल्कुल चैम्पियंस ट्रॉफी को बीच में से इग्नोर कर देंगे, आंखें बंद कर देंगे हम। भट्टी साहब, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, अब्दुल्ला ने तो पीछे की सारी परफॉर्मेंसेस पे आंखें बंद कर दी हैं और आगे की बहुत उम्मीदें लगा ली हैं, तो और जो विन्स थी बस उन्हीं को याद रखा है और लर्निंग्स जो हैं हमने नहीं किया, लर्निंग नहीं की। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हुमा। देखिए 2024 के एंड में हमने ये दोनों कामयाबी हासिल की थी, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाली, लेकिन फिर जब 2025 शुरू हुआ तो चैंपियंस ट्रॉफी से भी पहले एक अब्दुल्ला हमने ट्रायंगुलर टूर्नामेंट होम ग्राउंड पर खेला था। 2 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड थे, एक ग्रुप मैच वो भी पाकिस्तान हार गया, फाइनल कराची में वो भी पाकिस्तान हार गया। तो पाकिस्तान की कोई 2025 में अभी तक वनडे क्रिकेट में कोई बहुत अच्छी मेमोरीज नहीं है, लेकिन ये जो वनडे टीम है जिसको अब दोबारा रिजवान लीड करेंगे, इसमें अब बाबर आजम भी वापस आ गए, रिजवान खुद शामिल हुए टीम में, इमामुल हक वापस आ गए, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चेंज नजर आ रही है वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है। आज नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने हारिस रऊफ को T20 की परफॉर्मेंस पर वनडे टीम में रिटेन किया, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर वो पाकिस्तान टीम में उनका लंबी इंजरी के बाद कमबैक हुआ, आतिफ जावेद का कमबैक हुआ है, फहीम अशरफ के बारे में बहुत सारी बातें होती रही, फहीम अशरफ इस टीम का हिस्सा है। फिर सबसे बढ़कर अब चूंकि शाहीन शाह आफरीदी नहीं है लेकिन नसीम शाह इस वनडे टीम में शामिल है, तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है उस पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि ये जो हमारी रिसेंट नाकामियां रही हैं जिसमें हमने ये कहा कि हम वर्ल्ड कप और एशिया कप की तैयारी में हमने 9 नए प्लेयर्स ट्राई किए थे T20 सीरीज में, तो अब देखना है कि जो वनडे टीम है जिसमें अब पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम है वो कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं हमारी टीम तो फुल स्ट्रेंथ टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड की वो टीम जिससे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला उसके 5-6 प्लेयर नहीं है। इवन जो टॉम लैथम उनके जो कप्तान है वो भी अनफिट हो गए, वो अवेलेबल नहीं है। माइकल ब्रेसवेल कप्तानी करेंगे वनडे सीरीज में, तो न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर नहीं और हमारे मेन प्लेयर जो है वो टीम में अब वापस आ गए। ठीक है जी, हमारे मेन प्लेयर टीम में वापस आ गए हैं। लेट्स सी क्या नताइज निकलते हैं। हारिस रऊफ को रखा है वनडे स्क्वाड के अंदर, वनडे टीम के अंदर, पहले नहीं थे। शाहीन नहीं है लेकिन नसीम है। सो लेट्स सी what really happens. Thank you भट्टी साहब for being with us। और पहला मैच जो आपको जल्दी से बता दें, ODI मैच जो पहला होगा वो सैटरडे को होगा। ओके जी, that is it. We're going to see you tomorrow inshallah.